हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मूल आर्थिक गतिविधियां। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है मूल आर्थिक गतिविधियां। मूल आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत तीन इंपॉर्टेंट गतिविधियां आती है। कौन कौन सी? उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण। यानी कि उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। आज के सेशन में हमें इस उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझना है। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन को। उत्पादन का लक्ष्य हमारी आवश्यकताओं की तुष्टि करना है। हम लगभग हर चैप्टर में यह बात समझ ही रहे हैं कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकताओं का जन्म हो जाता है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही हम उत्पादन का काम करते हैं, मतलब किसी चीज का, किसी सेवा का निर्माण करते हैं। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में बेचा जाता है। जो भी वस्तु उत्पादित हुई है उसको बाजार में बेचा जाता है या फिर नाम मात्र की कीमत पर सरकार द्वारा जनता को प्रदान किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, उनके पास बेसिक आय नहीं है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार उन्हें फ्री में भी सामान उपलब्ध करवाती है या फिर नाम मात्र का पैसा लेकर भी उन्हें चीजें उपलब्ध करवाती है। तो यानी कि वस्तुओं का उत्पादन इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसीलिए हम उत्पादन को उपयोगिता का सर्जन करने के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। उपयोगिता का सर्जन करने के रूप में भी हम उत्पादन को परिभाषित कर सकते हैं। जो लोग इन वस्तुओं और सेवाओं का बनाकर बाजार में बेचते हैं उन्हें उत्पादक बोला जाता है। जो लोग उत्पादन का काम करते हैं, उत्पादन का काम करके उनको मार्केट में बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, उन्हें उत्पादक बोला जाता है। और उत्पादन के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इन चीजों को बोला जाता है उत्पादन के साधन। जो लोग उत्पादन करते हैं उन्हें उत्पादक बोला जाता है और उत्पादन करने के लिए जिन चार बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें उत्पादन के साधन कहा जाता है। तो उत्पादक यानी कि उत्पादन का काम करने वाले, ये जो उत्पादक है वो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों का प्रयोग करके अधिकतम मात्रा में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो इन उत्पादनों के साधनों का सही तरीके से प्रयोग करके, कि भूमि कितनी ले लें हम, या पूंजी कितना उपयोग करें, कितने श्रमिकों को काम पर लगाएं, यानी कि अलग अलग उत्पादनों के साधनों का संयोजन करके ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन का काम करने की कोशिश करते हैं। तो उत्पादन के इन चार साधनों के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। उत्पादन का पहला साधन है भूमि। भूमि प्रकृति का उपहार है। भूमि प्रकृति से प्राप्त एक उपहार है। जो समतल भूभाग होता है, जो मैदानी हिस्सा होता है, वो खेती और औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होता है। वहीं जो पर्वत होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वो समतल भूभाग में नदियों के प्रवाह को बनाए रखते हैं तथा पर्यटन के लिए भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियां बहती है उसी की वजह से मैदानी भागों में इन नदियों में प्रवाह बना रहता है। साथ ही पर्वत बड़ी मात्रा में पर्यटन के लिए भी उपयोगी होती है। लोग बड़ी मात्रा में यहां पर घूमने जाते हैं। पठारी क्षेत्र खनिजों के भंडार होते हैं। इनमें बहुत सारे जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें। साथ ही इनमें एक उपयोगी संसाधन जंगल भी पाए जाते हैं, यानी कि भूमि का भी अपना एक महत्व है। दूसरा उत्पादन का साधन है श्रम। श्रम का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक मानवीय प्रयत्न। मानव किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करेगा या मानसिक श्रम करेगा, इसी को क्या बोला जाता है? श्रम बोला जाता है। तीसरा उत्पादन का साधन है पूंजी। उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी मानव निर्मित वस्तुएं और सभी प्रकार का धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। जैसे कि किसी चीज का उत्पादन करना है तो हमें मशीन चाहिए होगी, कच्चा माल चाहिए होगा। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पूंजी। तो मशीन है, औजार है, भवन है, इनको क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। पूंजी का उपयोग उत्पादन के अन्य साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। पूंजी का प्रयोग हम उत्पादन के जो अन्य साधन है, जैसे कि भूमि है, श्रम है, इनकी कार्य क्षमता, इनके कार्य कुशलता में बढ़ोतरी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि
बेहतर सिंचाई की सुविधाओं तथा मशीनों के द्वारा हम भूमि की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। भूमि उत्पादन का एक साधन है। अब पूंजी के माध्यम से हम मशीन खरीद सकते हैं, मशीन से हम कुएं के अंदर से पानी निकाल सकते हैं और इस पानी का सिंचाई में प्रयोग करके हम इस भूमि की उपयोगिता, इसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उत्पादन का नेक्स्ट साधन है उद्यम। उद्यम उत्पादन गतिविधि को संगठित करने की एक कला है। वह व्यक्ति जो उत्पादन प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेता है, उस पर नियंत्रण रखता है तथा उत्पादन में निहित जोखिम तथा अनिश्चितताओं का वहन करता है, वो उद्यमी कहलाता है। बेसिकली वो व्यक्ति जिसने कोई कंपनी शुरू की है, कोई काम शुरू किया है, अब इस कंपनी में उत्पादन के अलग अलग साधन लगेंगे, उस काम में उत्पादन के अलग अलग साधन लगेंगे, तो उत्पादन के अलग अलग साधनों का ध्यान रखना, उनको कैसे प्रयोग करना है, किन चीजों के लिए उपयोग करना है, अगर कुछ घाटा हो गया, कुछ फायदा हो गया, तो इन सबको वहन करने का काम कौन करता है? वो मालिक या उद्यमी करता है। तो उसी को काम को बोला जाता है उद्यम। तो वह उत्पादन में सेवाओं के बदले में श्रमिकों को मजदूरी देता है, भूस्वामी को लगान देता है और पूंजी के स्वामी को ब्याज का भुगतान करता है। जो उद्यमी होता है, जो उत्पादन के अलग अलग साधनों को संगठित, उनको काम में लेने के लिए काम कर रहा है, उनको अलग अलग प्रकार से वो आय प्रदान करता है। जैसे श्रमिकों को मजदूरी देगा, वो जो भूस्वामी जिससे इसने जमीन ली है उसको लगान देगा, या फिर अगर उसने भूमि को खरीद लिया है तो वो उसकी पूंजी हो जाएगी, और पूंजी के स्वामी को वो ब्याज का भुगतान करता है, जिससे उसने पैसा उधार लिया है उसको वो ब्याज देता है। इसी प्रकार उद्यमी अपनी उत्पादक गतिविधि के लिए लाभ का अर्जन करता है और वो खुद क्या प्राप्त करता है? बदले में लाभ प्राप्त करता है। तो श्रमिक को मिलती है मजदूरी, भूस्वामी को मिलता है लगान, पूंजी के स्वामी को मिलता है ब्याज और उद्यमी को खुद को मिलता है लाभ। उत्पादन के साधनों के स्वामियों को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में भुगतान किया जाता है, अभी हमने देख लिया है। जैसे कि भूस्वामियों को लगान, श्रमिकों को मजदूरी, पूंजी के स्वामियों को ब्याज और उद्यमी को खुद के लिए लाभ का भुगतान किया जाता है। इन्हें बोला जाता है साधन भुगतान और इनकी आय को बोला जाता है साधन आय। तो ये जो उत्पादन के साधन है, उनको जो भी भुगतान किया जाता है उनको बोला जाता है साधन भुगतान और इस आय को बोला गया है साधन आय। देखते हैं उपभोग क्या होता है। उत्पादन का उद्देश्य उपभोग के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है। किसी भी चीज का हम उत्पादन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसका उपभोग हो सके, मतलब वो किसी के काम में आ सके, किसी की आवश्यकता, किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए वो काम में आ सके। उपभोग गतिविधि में व्यक्तिगत या फिर सामूहिक मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से तुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं के उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। अब उपभोग सामूहिक रूप से भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। तो यानी कि उत्पादन करने का काम इसीलिए किया जाता है ताकि उस वस्तु या उस सेवा का उपभोग हो सके। तीसरा है पूंजी निर्माण। किसी भी अर्थव्यवस्था की तीसरी महत्वपूर्ण गतिविधि है ये। पहली उत्पादन, दूसरी उपभोग और तीसरी पूंजी निर्माण। यदि कोई व्यक्ति बचत करके अपने घर में उसे ताले में बंद कर देता है तो फिर कोई पूंजी निर्माण नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, उस पैसे का कुछ हिस्सा उसके खर्च के लिए चला गया है। भाई उसने राशन खरीदा होगा, घर का किराया दिया होगा और उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरतें पूरी की होगी। खर्च हो जाने के बाद जो पैसा बच जाता है वो बचत कहलाता है। अब इस बचत का पैसा यदि वो घर में ही रख दे तो वो किसी और के पास जा ही नहीं पाएगा और पूंजी निर्माण होगा ही नहीं। वहीं अगर ये बचत का पैसा बैंक में या अन्य फाइनेंशियल संस्थाओं में जमा करता है, मान लीजिए कि बैंक में जमा किया और बैंक में ऐसे अनेक लोगों ने पैसा जमा कर दिया है, बैंक में बहुत सारा पैसा हो गया है। अब बैंक में कोई बिजनेसमैन आता है, कोई उद्यमी आता है, कोई व्यापारी आता है या कोई नया काम शुरू करने वाला व्यक्ति आता है और उसे पैसा उधार चाहिए, तो आपने जो बचत का पैसा बैंक को दिया है वो उनको उधार के रूप में जाएगा। वो लोग नई नई मशीनें खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे और नई नई चीजों का उत्पादन करेंगे। तो यानी कि यदि आपका बचत का पैसा निवेश होता है तो फिर वो पूंजी निर्माण में बदल जाएगा, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होती है। यदि बची हुई मुद्रा को पूंजीगत वस्तुओं में लगा दिया जाए तो केवल तब ही पूंजी निर्माण होता है, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग सुगम हो जाता है। तो अपना बचत का पैसा बैंकों में गया, अन्य फाइनेंशियल बॉडीज में गया और निवेश किया गया। निवेश की वजह से पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन बन गई
मशीन किसी ने खरीद ली और उस मशीनों के माध्यम से उत्पादन भी बढ़ा, और उत्पादन भी बढ़ा तो लोग उपभोग भी ज्यादा करने लगे। वर्तमान उपभोग का त्याग किया जाता है ताकि बचत हो सके, कि नहीं नहीं हम उपभोग ज्यादा नहीं करेंगे, हम बचत करेंगे, बचत का निवेश करेंगे, और निवेश से जो पूंजीगत वस्तुएं बनेगी फिर उससे नया नया उत्पादन होगा। तो वर्तमान उपभोग का त्याग कर दिया जाता है और भविष्य में उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो विद्यमान पूंजीगत वस्तुएं हैं जैसे मशीन है, भवन है, इनके स्टॉक में वृद्धि करने में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम ज्यादा उपभोग नहीं करेंगे, बचत करेंगे ताकि उसका निवेश हो सके और अपनी पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि हो सके, मतलब पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी हो सके। एक वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में यह वृद्धि पूंजी निर्माण या फिर निवेश कहलाती है। तो एक साल में इन पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में जितनी वृद्धि हुई उसे बोला जाता है पूंजी निर्माण कितना हुआ है या फिर निवेश कितना हुआ है। तो ये तीनों जो गतिविधियां हैं, कौन सी गतिविधियां? उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण। तो ये तीनों गतिविधियां अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से उपभोग तथा पूंजी निर्माण के स्तर में भी वृद्धि होती है। अधिक उपभोग संभव है यदि अधिक उत्पादन हो। अगर ज्यादा उत्पादन होगा तभी तो लोग ज्यादा उपभोग कर पाएंगे, और ज्यादा उत्पादन कब होगा? जब पूंजी निर्माण ज्यादा होगा। तो पूंजी निर्माण ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और उत्पादन ज्यादा होगा तभी तो उपभोग होगा। मतलब उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में तीनों आर्थिक गतिविधियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो हमने आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई कुछ 3 बेसिक बातें आज अच्छे से समझी। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।